subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बजट हो तो ऐसा जिसमें कि हम फोकस करेंगे कि क्या आम आदमी चाह रहा है इस बार के बजट से। कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी भी हम आपको देंगे इस शो के जरिए। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पूरा पैनल जुड़ेगा जो कि जिनके अनुभव और ज्ञान और उनके एक्सपर्टीज से हमें मदद मिलेगी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेने की। उनसे हम ये समझेंगे कि क्या कुछ इस बजट में होना चाहिए और हम अपनी विश लिस्ट वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं टैक्स गुरु मुकेश पटेल को। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले उनके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। देखिए, बजट की अगर बात करें तो पिछले 45 साल से बजट को वो एनालिसिस कर रहे हैं और जस्टिस ईश्वर कमेटी और टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा भी रह चुके हैं, जिसके जरिए उन्होंने वो पिछले 4 साल से टैक्स रिफॉर्म से जो जुड़ा सुझाव भी वित्त मंत्रालय तक पहुंचाते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में वो भी हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं और उनका स्वागत भी कर लेते हैं। सर, मुकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन समय देने के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है अगर ऐसे में आपका व्यू हमें मिल जाए जिससे कि एक अच्छी तरीके से बजट का प्री बजट एनालिसिस हम अपने दर्शकों को दे सके। तो सबसे पहले तो शो की शुरुआत करते हैं और यही जानना चाहेंगे कि हर बार जब बजट आने वाला होता है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स और टैक्स रेट स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की काफ़ी सारी बातें की जाती हैं और काफ़ी सारे सुझाव भी दिए जाते हैं। इसी को लेकर आपका भी व्यू जानना चाहेंगे। ऐसे में आपका क्या व्यू बन रहा है एग्जेम्पशन लिमिट्स को लेकर और टैक्स स्ट्रक्चर की अगर रैशनलाइज की बात की जाए, रिव्यू की बात की जाए, तो आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर सर? पूजा, सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश की ओर से ये पहला बजट एनालिसिस भी होगा, प्री बजट पोस्ट बजट, इसलिए उसकी टीम के एक भाग, एक हिस्सा बने रहने का मुझे बहुत आनंद है। और जैसे आप जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव ये 2022 में मना रहे हैं। बजट का सिलसिला शुरू हुआ 1947 से, तो ये 75वां साल जो हो गया। हम चाहेंगे कि इस अमृत महोत्सव के साल में कुछ अमृत बिंदु भी हमें वित्त मंत्री खास तौर से पेश करें। आपका जो ये सबसे पहला सवाल है बहुत अहम है कि 2.5 लाख की लिमिट, क्या ये इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए? अब मैं मानता हूं आम आदमी तो ये सोचेगा कि ये 2.5 का 3 और 3 का 3.5, 4, 5 क्यों ना हो। वित्त मंत्रालय का और मेरा भी उनके साथ एक निकट का नाता होते हुए मैं ये मानता हूं कि ये 2.5 लाख की लिमिट के एग्जम्पशन में कोई बढ़ावा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो जरूरी है वो हम और तरीकों से, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, आई थिंक वी शुड ट्राई टू एनकरेज द टैक्स पेयर फॉर ग्रेटर वॉलंटरी कंप्लायंस। अब ये 2.5 लाख को अगर आप मान लीजिए 50,000 भी बढ़ाते हैं तो आपके 1 करोड़ टैक्स पेयर्स करीब आपके टैक्स रिटर्न के लिस्ट में से निकल जाते हैं। तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो 7 करोड़ के ऊपर का टैक्स बेस है, वो टैक्स बेस जो है वो बना रहना चाहिए, उसको स्लैश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 7 करोड़ में से भी टैक्स भरने वाले जो हैं वो केवल 30% हैं। अच्छा, एक ही और छोटी सी बात मैं कहूंगा, रेट स्ट्रक्चर के बारे में मैं मानता हूं कि ये 5% जो है 5 लाख तक, उसके बाद सीधा 20% का जंप होता है और फिर 10 लाख के ऊपर 30%। तो ये 5, 20 और 30 इट इज अ वेरी इररेशनल काइंड ऑफ अ थिंग। तो 5% के बाद 10, 20 और 30 के स्लैब रेट्स बने और जो हाईएस्ट स्लैब है हमारा 10 लाख का, उसको भी ऊपर करना चाहिए, ये मानता हूं। और लास्ट थिंग इन द रैशनलाइजेशन इज सरचार्ज, क्योंकि ये जो सरचार्ज है वो अभी पिछले 2 सालों से, जैसे हम कहते हैं कि सर से बड़ी पगड़ी, 30% इज योर टैक्स रेट एंड द हाईएस्ट सरचार्ज इज 37%। 45 ईयर्स से मैं बजट को ट्रैक करता आया हूं, 2% से लेके 17% तक का सरचार्ज रहा है।
इनफैक्ट 8 ऐसे बजट क्लीन रहे हैं जहां 0% सरचार्ज था। मैं ये मानता हूं कि ये सरचार्ज को घटाने की काफी आवश्यकता है ताकि ज्यादा वॉलंटरी कंप्लायंस हो। बिल्कुल, तो सरचार्ज को घटाने की आवश्यकता है इस वक्त। और देखिए, इसके ज़रिए हमने आपको कुछ अहम जानकारी भी दी है और आज के शो में हमारा फोकस यही रहेगा कि टैक्स से जुड़े हर एक पहलू को हम आपके सामने लाकर रख सकें। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल था मुकेश जी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टैक्स में एटीसी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सेक्शन है और जिसके ज़रिए करीब 1.5 लाख की डिडक्शन भी मिलती है, लेकिन ये जो बदलाव था ये आखिरी बार हमने देखा था 2014-15 में देखने को मिला था। अब उसके बीच देखिए 8 साल का अंतराल आ चुका है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और ये सेक्शन काफी ज्यादा क्लटर भी हो चुका है जिसमें कि बदलाव की बार बार बात भी की जा रही है। इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है मुकेश जी? पूजा, आपने क्लटर की बात की ना, तो 80C के लिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे बंबई की लोकल ट्रेन के डिब्बे में जैसे आपको खड़े रहने की भी जगह नहीं होती है ना, इस तरीके से एक ही सेक्शन में इतनी सारी स्कीम्स को भर दिया गया है और उसकी लिमिट रखी गई है केवल 1.5 लाख। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं 45 सालों की नहीं, केवल पिछले 15 सालों की बात करता हूं। पिछले 15 साल माना 2006-7 में एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक लिमिट थी 50,000। वो लिमिट 50,000 की आज 2.5 लाख है। पर उस टाइम जो बेसिक आपकी 80C की कटौती की जो डिडक्शन लिमिट थी 1 लाख की, उसको आज केवल 1.5 लाख किया गया है। माना 6-7 के बाद 14-15 में 1 का 1.5 हुआ। 8 साल के बाद मैं ये कहूंगा कि इफ न्यूमरोलॉजी हैज एनीथिंग टू डू विद द बजट, तो 8 साल की साइकिल दोबारा आई है। पर इस बार मैं चाहूंगा कि ये 1.5 से एटलीस्ट 2.5 लाख तक उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करना अत्यंत महत्व है हमारी इकोनॉमी के लिए भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी बदलाव करने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, वो समय था और आज का समय अगर हम देखें तो लोगों की सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से इस लिमिट को रिवाइज करना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। देखना होगा वित्त मंत्री इस बार इस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अब अगला जो सेक्टर है जो कि वो भी काफ़ी पॉपुलर है वो है हाउसिंग, और हमने इस पर शो भी किया था और माना जा रहा है कि इस बार ये साल जो है वो हाउसिंग के लिए एक काफ़ी अच्छी डिमांड लेकर आने वाला है। तो मुकेश जी, अगर रेसिडेंशियल होम पर अगर हम कुछ इंसेंटिव देते हैं तो वो काफ़ी विन विन सिचुएशन देखा गया है। मार्केट की बात कर ले, इन्वेस्टर की बात कर ले, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर ले, तो अगर इससे जुड़ी कोई भी अनाउंसमेंट हमने देखा है कि जब भी होती है सभी के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ निकल कर आती है इसमें से। तो ऐसे में यहाँ पर आपको क्या लगता है कि हाउसिंग को लेकर, इस पूरे सेक्टर को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्या कुछ अनाउंसमेंट होना चाहिए? पूजा, मैं मानता हूं कि 2022 का बजट है will have a great focus on housing, and as you rightly said, it is going to be a win-win situation for the whole economy. अब मैं समय की पाबंदी में इतना ही कहूंगा कि हाउसिंग रिलेटेड एक तो जो अभी प्रवर्तमान उसकी लिमिट है 2 लाख की, वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। आप समझिए, आज 8% के हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के हिसाब से केवल 25 लाख की लोन। अब 25 लाख में आता क्या है? आपने एक जो 1.5 लाख का एडिशनल डिडक्शन भी दिया, वो मेरे ख्याल से काफी इल्यूजरी इसलिए है क्योंकि आपने उसके साथ नियम लगा दिया कि आपका घर जो है वो 45 लाख से ज्यादा न हो तभी ये मिलेगा। अब आपको 1.5 लाख का एक्स्ट्रा देना है फर्स्ट टाइम हाउस ओनर को, ये क्यों लगा रहे हो कि 45 लैक्स? 45 लैक्स इज इनफैक्ट लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो टैक्स नहीं भरता है। तो जो टैक्स भरता है उसको आपको कुछ इंसेंटिव देना चाहिए। हाउसिंग के लिए मैं मानता हूं ये 2 लाख को 3 लाख करिए, ये कोई आप और रिस्ट्रिक्शन मत रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट को भी आप शामिल कर लीजिए। देयर इज नो रीजन, हर एक विश्व की बहुत सारी इकोनॉमीज में ये प्रोविजन है। हाउसिंग का जो भी आप रीपेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट टुगेदर, उसका डिडक्शन होना चाहिए। पूजा,
बिल्कुल। तो ये बात हुई हाउसिंग की। सर, एक और सेगमेंट पर हम फोकस करना चाहेंगे, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन पर। गवर्नमेंट अभी फिलहाल हेल्थ और एजुकेशन पर जो सेस लगाती है वो 4% का है। क्या आपको लगता है कि टैक्स पेयर के बात करें अगर, तो अपने परिवार की अगर वो हेल्थ और बच्चों के एजुकेशन के बारे में वो सोच रहा है, उसकी तरफ से इतना उसको इंसेंटिव मिलना या इतनी राहत मिलना पर्याप्त है, या फिर इस विषय पर कुछ और भी करना चाहिए सरकार को? आप जब वेलफेयर के बारे में बात करते हैं तो हेल्थ और एजुकेशन, हाउसिंग तो है ही, पर हाउसिंग के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन और द टैक्स सिस्टम कैन गो अ लॉन्ग वे इन बूस्टिंग दिस अप। अब हम हेल्थ की बात करें, आपकी बात बिल्कुल सही है। 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस हर एक टैक्स पेयर पे करता है। उसको रिटर्न में क्या मिलता है? हेल्थ में केवल 25,000 प्रीमियम, 50,000 सीनियर सिटीजन का। अब इंश्योरेंस का आयरनी यह है कि जिसको इंश्योरेंस की जरूर है उसको दिया नहीं जाता है। जिसको हेल्थ के प्रॉब्लम से उसको बोलेंगे कि या तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा या तो आपको देंगे नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि केवल प्रीमियम के लिए नहीं, ऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए आपको डिडक्शन देना चाहिए। केवल सीनियर सिटीजन्स नहीं, नॉन सीनियर्स को भी उसको मिनिमम 1 लाख करिए इंश्योरेंस प्रीमियम, या आप ये जो भी करें वो। और एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन में ये ट्यूशन फीस, उसको भी ये 80C के क्लटर में डाल दिया गया है। यू हार्डली गेट एनी बेनिफिट। एजुकेशन में जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भी हायर एजुकेशन के लिए है। अब लोन ले क्यों? आज पेरेंट्स अपने आमदनी में से भी खर्च करें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उनको डिडक्शन मिलना चाहिए और उसके लिए एक अलग सेक्शन, मिनिमम आप 1 लाख की एजुकेशन फीस रखें और इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट को भी कवर करें। मैं ये मानता हूं बहुत जरूरी है। हेल्थ और एजुकेशन आज आजादी के अमृत महोत्सव में ये हमारे अमृत बिंदु समी भेंट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ राहत है और सही बात है। जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अब आते हैं कैपिटल मार्केट पर, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रिटेल निवेशकों का रुझान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सर आपका भी यहाँ पर व्यू लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कैपिटल मार्केट में रुझान और ज़्यादा बढ़े रिटेल निवेशकों का, स्पेशली सैलरी क्लास का, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? टैक्स के फ्रंट पर क्या कुछ राहत देनी चाहिए एक आम आदमी को? पूजा, ये एक विषय ऐसा है कि इस पर हम एक पूरा एपिसोड कर सकें, पर मैं अगर 2 या 3 मिनट में मेरे पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स रखने हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है। जब आपके कैपिटल मार्केट के जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट होते हैं आम आदमी तक, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो उससे पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है और दिस कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे इन दी ओवरऑल होलिस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके लिए आपको ये करना चाहिए, मेरा सीधा सुझाव ये है कि जो कैपिटल गेन्स हैं, लोग कहते हैं कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म का जो है वो टैक्स निकाल दीजिए। मैं ये इसको सब्सक्राइब नहीं करता हूं। मैं कहता हूं टोकन टैक्स तो होना चाहिए, अच्छा रिपोर्टिंग भी हो, उसका मॉनिटरिंग हो, बट आपको अगर इंसेंटिव देना है तो कैपिटल गेन्स, लोगों के प्रॉपर्टी में से, गोल्ड में से और बेचने से जो होते हैं गेन्स, उसको अभी केवल घर के निवेश में आपने इंसेंटिव रखा है। तो जैसे ये 54 EC के कैपिटल गेन बॉन्ड्स हैं, उसकी लिमिट भी 50 लाख कई सालों से अटकी हुए, उसको 1 करोड़ करिए। और इसके साथ आप ये भी इंसेंटिव दीजिए कि कोई भी कैपिटल गेन अगर कैपिटल मार्केट में री इन्वेस्ट होता है, आइदर इन म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी शेयर्स, तो उसका आपको कैपिटल गेन्स का टैक्स शेल्टर दिया जाएगा। इससे कैपिटल मार्केट को और रिटेल पार्टिसिपेशन को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। पूजा, बिल्कुल। तो इसके जरिए हमने काफ़ी कुछ पहलू यहाँ पर समझने की कोशिश की। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।